इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहला वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो जैसे आपने साउथ अफ्रीका में देखा था कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहुत सारी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस से, परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। उन परिस्थितियों से गुजरने के बाद हमें भारत का संविधान प्राप्त हुआ है। भारत के संविधान को बनाने में काफ़ी लंबा समय लगा, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा डाइवर्स है ना। इंडिया के लिए, इस इतनी बड़ी और डाइवर्स कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना ईजी नहीं रहा होगा। ठीक है, लिखा है द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। ऑब्वियसली ऐसा है भी। ठीक है, तो आज के टाइम अगर हम देखें, उस समय की बात करें तो उस समय भारत इमर्ज हो रहा था। भारत के पास में जो था स्टेटस मिला था उसे इमर्जिंग का, कैसे, जब उसे सिटीजन्स का सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेटस, यानी उसे सिटीजन्स की स्टेटस मिला, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश से बाहर निकल के आए थे। तो उस समय तो हमारे पास प्रॉपर सिटीजन का स्टेटस नहीं था, लेकिन हमें सिटीजन का स्टेटस मिला और हम इमर्ज होके आए थे। कंट्री जो था, तो पता ही कंट्री का बॉन्ड कैसे हुआ, पार्टीशन के साथ में हुआ। 1947 में भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, दोनों अलग अलग हुए। किस बेसिस पर हुआ था? रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस पर, हिंदू मुस्लिम के बेसिस पर डिफरेंस हुआ था। एक आपका कंट्री बना था पाकिस्तान, दूसरा बना था हिंदुस्तान। ठीक है, तो इसके लिए, इसका भी हमारे पास बहुत ही ट्रोमेटिक, यानी बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था इंडिया और पाकिस्तान के डिवीज़न का। कम से कम 10 लाख लोग थे जो दोनों साइड, दोनों बॉर्डरों पर डेथ हो गई थी जिस समय आपका क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था। तो तुम सोच सकते हो उस समय 10 लाख पॉपुलेशन जो थी उनकी डेथ हो गई थी, केवल और केवल क्या करने के कारण? पार्टीशन करने के कारण। पार्टीशन में ही दोनों तरफ से देखा जाए तो 10 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ब्रिटिश जो थे उन्होंने हमारे भारत को छोड़ दिया था, और उस समय हमारे भारत में प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है ना, उनको ये पावर दी गई थी, चाहे तो वो इंडिया में जाएं, चाहे पाकिस्तान में जाएं, चाहे वो इंडिपेंडेंट रहें, है ना। ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट थी उनको डिफ़िकल्ट हुआ इस अनसर्टेन टास्क से निकलने में, लेकिन जब भारत का संविधान, लिखा हुआ संविधान था, रिटन संविधान था, उसने हमारे भारत के फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करी, लेकिन उससे हमारा आज सिक्योर होगा ऐसा हमारा डिसीजन फाइनल नहीं हो पाया। जो संविधान बनाने वाले थे वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी थे, क्योंकि आज के टाइम को देख करके और फ्यूचर के टाइम को देख करके, क्योंकि उस समय की कंडीशन को देख करके फ्यूचर का अंदाज़ा लगा पाना इतना ज़्यादा ईजी नहीं था। ज़्यादातर जो कंसेंसस हुए थे वो क्या थे, उससे इवॉल्व होकर के क्या निकला था, फ्रीडम स्ट्रगल के समय में हुए थे। हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो वाज नॉट मेरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट ए फॉरेन रूल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ केवल फॉरेन रूल के अगेंस्ट में ही नहीं था। ठीक है ना, बल्कि वो ये भी था कि हमें अपनी सोसाइटी को, अपनी पॉलिटिक्स को भी चेंज करना है। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे बहुत सारे लोगों का डिफरेंसेस थे, अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस थे। ठीक है ना, इंडिपेंडेंस के बाद में तो देखा जाए तो कुछ डिफरेंसेस जो आज के टाइम पर भी हमारे बने हुए हैं, बेसिक आइडियाज़ को लेकर के, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने को लेकर के। अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 अदर कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने सबसे पहले भारत के संविधान को ड्राफ्ट किया था। तो भारत का संविधान ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद ही लिखा गया है, आज़ादी के बाद ही इस पर चर्चा हुई है। तो इसकी चर्चा 1928 में हुई थी, जब मोतीलाल नेहरू ने और 8 कांग्रेस के और सदस्यों के साथ मिलकर के भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। तो मोतीलाल नेहरू प्लस 8 अदर मेंबर ऑफ कांग्रेस, और 1928 की ईयर आपको याद रखनी है। ठीक है, 1931 में क्या होता है, जो रिजोल्यूशन था, कराची सेशन लगा। कराची जो है एक जगह है, वहाँ पर आपकी कांग्रेस ने मीटिंग सेटअप करी, उस जगह को क्या बोलते हैं, कराची सेशन बोलते हैं। ये कब हुआ? 1931 में हुआ। इस समय आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या करा, अपना एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में सोचा कि हमारे पास हमारा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कमिट किए गए और उसमें क्या बोला गया कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करेंगे, हर व्यक्ति को एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के ऊपर से सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, साथ ही साथ फ्रीडम भी दिया जाएगा, इक्वलिटी भी दिया जाएगी, और जो माइनॉरिटीज़ है उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो जो आपकी इंडिपेंडेंट इंडिया है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके का होगा। ऐसे बेसिक वैल्यूज़ और जो चीज़ें थी उनको एक्सेप्ट किया गया था सभी लीडर्स ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से में आए थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आने से पहले इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करा था कि हम इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय। ठीक है, आपको अब एग्रीमेंट होगा। ब्रिटिश जो रूल कर रहे थे, ठीक है ना, उन्होंने वोटिंग राइट्स दिया था केवल कुछ लोगों को, सभी को वोटिंग राइट्स उन्होंने नहीं दिया था। ब्रिटिश ने अपने अंदर एक वीक लेजिस्लेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इलेक्शन जो हुआ था वो 1937 में हुए थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को लेकर के इलेक्शंस हुए थे, यानी जब हमारे देश में, भारत में आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, तो उस समय भी क्या हुए थे, इलेक्शंस हुए थे 1937 में। प्रोविंशियल मतलब स्टेट्स में, स्टेट में जो कि आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, उन क्षेत्रों के अंदर क्या हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, जो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन बट द एक्सपीरियंस गेन, लेकिन इंडियंस ने जो एक्सपीरियंस गेन किया था लेजिस्लेटिव के अंदर, वर्किंग के अंदर, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आपकी उस समय पे गवर्नमेंट थी। उसके बाद में देखें तो भारत का संविधान जो है, उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स को अडॉप्ट करा है। ठीक है, कॉलोनियल लॉ था,
और उस समय हम जो प्रोसीड्यूर कर रहे थे वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे थे, कॉलोनियल लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कर रहे थे। उसके बाद ना जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने कॉन्फिडेंट गेन किया कि वो अदर कंट्री से कुछ सीखें, ठीक है ना। बहुत सारे लीडर्स थे जो इंस्पायर थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, तो उन्होंने बहुत सारे लीडर्स थे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम से इंस्पायर थे, जो कि ब्रिटेन की है, और जो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स हैं उनसे इंस्पायर थे, रशिया में होने वाले सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन से इंस्पायर थे, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को देख, क्योंकि उसमें आपके रशिया में जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई थी, जैसे कि सोशल और इकोनॉमिकल इक्वलिटीज़, ठीक है ना। और वो सिंपली जो है इमिटेटिंग थी, हर स्टेप जो था वो क्वेश्चनिंग था, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सारे फैक्टर्स के समय हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बारे में सोचा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली जिसने आप जब ऐसे लोगों का ग्रुप जिन लोगों ने मिलकर के भारत के संविधान को बनाया, चर्चा करी और पास किया, ठीक है। तो इन सब ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसी को ही आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हो। इलेक्शन जो हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हुए थे जुलाई 1946 में, ठीक है। तो जुलाई 1946 में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के क्या हुए थे, इलेक्शंस हुए थे। दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई थी। उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवीज़न हो गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी डिवीज़न हो गया था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो आपके 299 मेंबर थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उसके 299 सदस्य थे। असेंबली ने आपका कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। तो एडॉप्टेड जो टाइम है वो आपका 26 नवंबर 1949 है और इनेक्टेड का जो टाइम है वो आपका 26 जनवरी 1950 है, ठीक है। तो 26 जनवरी को ही हमने इसको इनेक्ट किया था, इसी वजह से 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे हर साल बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखें तो एक रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने रिफ्लेक्ट नहीं किया है मेंबर्स के व्यूज़ को अलोन, ठीक है। तो कंसेशन हुआ था, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जिन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन को अफ्रेशली बार बार राइट कराया, उनके बेसिक रूल्स को जो एक्सेप्ट नहीं हुए उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश की है। कोई भी कंट्री नहीं है जिसने एक ही बार संविधान बनाया और फिर वो चलता रहा हो, बार बार चेंजेस उसमें होते रहे हैं, है ना। कम से कम हाफ से ज़्यादा सेंचुरी में बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन करा, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पे क्वेश्चन करा। बहुत सारे सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जिन्होंने क्वेश्चन करा, कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाए, है ना। तो आपके सेकंड रीज़न क्या था कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट करती थी पूरे भारत के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को रिप्रेजेंट करती थी वो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर उसका जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो सदस्य थे ना, उनके जो व्यक्ति थे उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर एक्सेप्ट या उन पर अपॉइंट नहीं किया गया था, है ना। यानी इलेक्ट उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर नहीं किया था, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं थी लोगों के द्वारा, बल्कि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। किनके द्वारा, ऐसे सदस्य जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे, उन लोगों ने मिलकर के आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को अपॉइंट किया था, ठीक है। उसके बाद में आपका ज्योग्राफिकल जो शेयर था रीजन का कंट्री में, असेंबली जो थी वो डोमिनेट थी किससे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ज़्यादातर सदस्य आपके आईएनसी के ही थे, है ना। जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो यही थी। कांग्रेस खुद ब खुद एक पॉलिटिकल ग्रुप या ओपिनियन रखती थी, तो असेंबली में बहुत सारे मेंबर्स थे जो एग्री नहीं करते थे कांग्रेस से, है ना। सोशल के टर्म में देखा जाए तो असेंबली जो थी वो रिप्रेजेंट करती थी अलग अलग लैंग्वेज को, ग्रुप, कास्ट, रिलीजन को, ऑक्यूपेशंस को। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसमें इलेक्ट किए गए मेंबर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे होने चाहिए थे, जैसा कि थे नहीं। उसके बाद में आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसने वर्क करा सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वर्क करा सिस्टमेटिक, ओपन, कंसेंशुअल मैनर में। सबसे बड़ी बात जो बेसिक प्रिंसिपल जिन्होंने डिसाइड किया गया वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने करा। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और जिन्होंने जो संविधान बनाया उसको ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसको डिस्कशन के लिए रखा गया। बहुत सारे राउंड में उस पर डिस्कशन हुआ, ठीक है ना। हर क्लॉज में क्लॉज बाय क्लॉज उस पर चर्चाएँ हुई, कम से कम 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए, ठीक है ना। और डेलिब्रेटली देखा जाए तो 114 दिन उसे स्प्रेड किया गया। ऑल ओवर 3 ईयर्स हमको लग गई उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में, जिसे आप आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो, ठीक है ना। और डिबेट्स हुई, 12 बल्कि वॉल्यूम्स निकले खूब बड़े बड़े, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा, रिप्रेजेंट करा। गाइडिंग वैल्यूज़ क्या है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इस किताब में आपने देखा एग्जैक्ट प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन का अलग अलग सब्जेक्ट्स पे देखा, फिलोसफीज़ देखी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या राय थी, क्या क्या उनमें कमियां थी, क्या क्या उसके प्रॉफिट्स चीज़ें थी, इक्वली इंपॉर्टेंसी के बारे में देखा, ठीक है ना। अब ड्रीम एंड द प्रोमिसेस क्या थे, उसके बाद आपको नोटिस करना है कि कौन कौन से स्केचेस हैं जो मिसिंग हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। महात्मा गांधी थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर नहीं थे, ठीक है ना, लेकिन उनका खुद का एक विजन था काफ़ी लंबे समय से, जो कि उन्होंने अपनी मैगजीन यंग इंडिया के अंदर दिखा है 1931 में, जिन्होंने अपनी मैगजीन जो है की थी
पब्लिश 1931 वाली यंग इंडिया के नाम से, उसके अंदर उन्होंने प्रदर्शित किया है। वो उन्होंने जो लिखा है वो आपके इन पे लिखा हुआ है, आप इनको पढ़ सकते हैं एक बार। उन्होंने बोला था जो इंडिया में ड्रीम है उनका क्या है कि इनइक्वालिटी को क्या करना, एलिमिनेट करना, ठीक है ना। और जिन्होंने अंबेडकर जी, जिन्होंने क्या करा, बहुत बड़ा उनका की रोल रहा है आपके संविधान को बनाने में, है ना। उन्होंने इस इनइक्वालिटी को बहुत ज़्यादा फेस किया था, इसीलिए उन्होंने इनइक्वालिटी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा और उसे ख़त्म करने की बात कही। महात्मा गांधी का विज़न क्या था कि उन्होंने अपनी स्पीच में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा था कि उनकी जो एंजाइटी थी वो क्लियरली शो हो रही थी। फाइनली जवाहरलाल नेहरू जो कि बहुत फेमस है, उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, ठीक है ना। कब दी थी? 15 अगस्त 1947 को दी थी, मिडनाइट में। अब देखना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है। जो आपके फ्रीडम स्ट्रगल के समय में जो वैल्यूज़ इमर्ज होके आई, जिन्होंने सबको इंस्पायर किया था, ठीक है ना, आपका जो इंडियन डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है वही बनाती हैं। जैसे कि आपका प्रेम्बल है, आपकी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को 1 पेज में डिस्क्राइब करता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट है, बेसिक वैल्यूज़ हैं, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन की शॉर्ट स्टेटमेंट और बेसिक वैल्यूज़ को ही हम प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसको हमें बनाने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? अमेरिका में सबसे पहले बनाया गया था, वहाँ से हमने इंस्पायर होकर के अपने भारत का प्रेम्बल बनाया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने अपने जो भी बेसिक चीज़ें उन सबको हमने अपने प्रेम्बल के अंदर मेंशन करा है। यहाँ पे आपका प्रेम्बल बना हुआ भी है, ठीक है ना। ये साउथ अफ्रीका का प्रेम्बल बना हुआ है। उसके बाद में आप देखो प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको केयरफुली पढ़ना है, उसके मीनिंग को समझना है। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, एक तरह आप फिलॉसफी की तरीके से लिखिए कि भारत के संविधान में किन किन चीज़ों को एग्जामिन एवेल्यूएट किया गया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें हमारे संविधान में है, उन सब चीज़ों को दिखाया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक and all to secure to all citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuming the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, ये आपका प्रेम्बल था। सोशलिस्ट और सेकुलर जो आपका वर्ड है ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसके अंदर जोड़ा गया था। अब इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सारे स्टेटमेंट्स और वैल्यू फिलॉसफी को मेंशन नहीं किया गया। आपके संविधान के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट के अंदर देखी गई हैं। ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट है उसे आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इंडिया का, ठीक है। ये बहुत बड़ा और डिटेल डॉक्यूमेंट है। इसमें आपकी सारी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं, जो आपके संविधान में होनी चाहिए, जो आपकी इंस्पिरेशन है, लोगों की इंस्पायरेशन है, सबको इसमें मैंशन करने की कोशिश की गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये फील किया गया कि लोगों की एस्पिरेशन को पूरा करे, सोसाइटी में चेंजेस लेकर क्या है, जो सोसाइटी में चीज़ें गलत है उनको ठीक करने में मदद करे। ये स्टैटिक नहीं है, अनअल्टरेबल नहीं है, आप इसको बदल सकते हो और समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं उनके साथ आप इसको भी बदल सकते हो। अगर आप संविधान को बदल रहे हो तो उसमें कोई चेंजेस ला रहे हो तो उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब भारत के संविधान में संशोधन करना। कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया गया है अलग अलग इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट के हिसाब से, लीगल लैंग्वेज के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार आपका देखा गया था, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, धीरे धीरे करके लोगों ने इसको समझा। हालांकि सबके लिए इसको समझना ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ही ट्रिकी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लिमिट्स के हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ये लिमिट लगाता है। गवर्नमेंट बोलता है कि गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशन है, गवर्नमेंट एब्सोल्यूट पावर नहीं रखेगी। सिटीजन्स को राइट देता है, सिटीजन्स के राइट को अगर वॉलेशन है उसकी पावर नहीं देता है सरकार को, सिटीजन्स के राइट के वॉलेशन नहीं किया जाएगा। बाकी के चैप्टर में आप इसके वर्किंग के बारे में देखोगे, इसके प्रोविजंस के बारे में और अच्छे से देखोगे, इसकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में देखोगे और इसके कुछ फीचर्स के बारे में भी देखोगे नेक्स्ट ईयर वाली क्लासेस की बुक्स में, ठीक है। इसको आप एफेयर क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन सब की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लें, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड में एक लिखा हुआ है ट्रेजन। ट्रेजन मतलब क्या है? कोई भी किसी प्रकार का ऑफेंस जिसमें आप अपनी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हो, उसको हटा करके अपनी सत्ता लेने की कोशिश कर रहे हो। ट्रायरिस्ट मतलब क्या होता है? कोई भी मीटिंग प्लेस जहाँ पर आप कोई चीज़ को लेकर के एग्रीड हो, वहाँ पर वो मीटिंग करता है तो वो आपका ट्रायरिस्ट है। इन चीज़ों को सबको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है।